जय हिंद दोस्तों। तो दुनिया को अब नया एक वर्ल्ड लीडर मिला है, क्योंकि अमेरिका की बात कोई सुन नहीं रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध में आपने देख लिया, ना इजराइल ना ईरान दोनों अमेरिका की बात नहीं सुन रहे थे। वही हम बात करने और आज वही हम वीडियो में देखेंगे कि इजराइल और ईरान में दोनों भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वही और इस वीडियो आप ये भी जानेंगे रसिया और इंडिया और चाइना जो युद्ध होगा तो रसिया किसके साथ होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा। दोस्तों एज एन इंडियन ये एपिसोड हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट तो कई सालों से चल रहा है, पर जब से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है तब से हर कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब हम यूएस के बेसिस पर हमला करेंगे, इसराइल पे तो करेंगे, यूएस पे भी करेंगे, तो ये चीजें कितनी एस्केलेट होंगी, वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस कितने बन रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन में भारत कहाँ खड़ा है, इसको हमें समझाने वाले हैं पवनीत सिंह। पिछले 15 सालों से यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके जितने भी एनालिसिस होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। हम वेस्टर्न ब्लॉक में चाहे यूएस, यूके, कनाडा, इसराइल की मदद से किस तरह से वो अपनी पावर बनाना चाहते हैं, ऑन दी अदर हैंड ईरान के साथ साथ रशिया और चाइना कैसे अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है आपने ऊपर ऊपर से तो जान दिया, आज अंदर से जानने की बारी है, क्योंकि एक डीप स्टेट का नेटवर्क है जो कि सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं हमारे देश में भी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत मेहनत करता है इस एपिसोड लाने के लिए। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग सुपर टॉक्स यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग अ ब्यूटिफुल कॉज। जय हिंद एंड एंजॉय द शो। एक आपकी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प भी यार। सो वो तो मुझे समझ आ गया, बट व्हाई डोनाल्ड डक? दैट्स व्हाट दे कॉल हिम इन अमेरिका, मतलब जनरली। सो वो इट अलाइंस विद द ऑडियंस आल्सो कि यू नो दैट्स द निकनेम दैट दे हैव देयर। सो वही जो एक्शन है, क्या वो उसको डक जनरली बनाता है? मनाता है यार। कैसे? मतलब आप ये देखो ना कि उसकी हरकतें कैसी हैं, हिज एंटायर कॉन्डक्ट, हिज वे ऑफ यू नो कंडक्टिंग हिमसेल्फ इन द पब्लिक, मतलब कोई शोभा देता है यार, आप एक हेड ऑफ द स्टेट हो और एक इतनी पावरफुल कंट्री के, वो भी मतलब व्हेन यू आर बिहेविंग लाइक यू आर लाइक अ निगम पार्षद इन इंडिया, मतलब तो कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखो उस पोस्ट की, कम से कम जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। करेक्ट। छोटी छोटी चीजें हैं उसको लेके। मैंने हमेशा देखा है यू ऑलवेज टॉक अबाउट डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या है? देखो, डीप स्टेट इज प्राइमरली अ स्टेट विद इन अ स्टेट इफ यू कॉल इट इन द डेफिनेशनल पर्पस। बट अमेरिका में क्या हुआ है कि, और ये किसी भी कंट्री में होता है कि जहां पर भी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी इतनी एंट्रेंच हो जाती है सिस्टम में कि देन जो भी पॉलिटिकल क्लास आती है उस पॉलिटिकल क्लास के विशेष और एम्बिशंस को वो मटेरियलाइज होने नहीं देती है। एंड देन दे ट्राई टू बेसिकली फोकस ओनली ऑन कि जिससे उनके खुद के बेनिफिट्स जो हैं वो फुलफिल होते रहें। तो आप इस चीज़ को ये देख के समझने की कोशिश करो कि इवन इन इंडिया फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडिया में डीप स्टेट की बात पता नहीं करते क्यों नहीं है, जबकि करनी चाहिए, कि द ब्यूरोक्रेसी विच इज़ हेयर, जो एक पार्टी आइडियोलॉजी से अलाइन हो चुकी थी बहुत लंबे समय से, वो हर एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम को भी इंडिया में उसी आइडियोलॉजी के नज़रिए से देखती थी। और क्योंकि वो उसकी पूरी की पूरी ग्रूमिंग उस आइडियोलॉजी के थ्रू हुई, वो इवॉल्व उस आइडियोलॉजी के थ्रू करी, तो किसी भी नए इनिशिएटिव को उन्होंने नकारना था। लाइक आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हम बिजनेस को फ्लरिश करेंगे। देयर वाज अ सिवियर बैकलैश ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, नहीं बिजनेस को क्यों फ्लरिश करना है, पीएसयूज हैं। और आप देखो कि फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ युवा नेता जो हैं 55-56 साल के, वो भी सुबह से रात यही लगे हुए थे, पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, पीएसयू बंद हो गए, तुम क्या पीएसयू में कोई सर्वेंट थे वहां पे क्या? तुम्हें इतनी क्यों इरिटेशन हो रही है? बिकॉज यू नो योर डीप स्टेट स्ट्रक्चर इज डिसमेंटलिंग। सो इट्स अ कैंसर एवरीवेयर। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन अमेरिका अलोन, इट्स अ सिवियर प्रॉब्लम इन इंडिया। हम लोग इसको समझते नहीं है। ये डीप स्टेट को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कोई नहीं करता, ये अपने आप सेल्फ कंट्रोलिंग एजेंसी है। इट्स लाइक एन अमीबा, जैसे हम बात करते हैं एक बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, ये खुद ही ग्रो करता है और खुद ही बस्ट करता है। ये इवॉल्व करता रहता है। इसको कंट्रोल कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि देयर इज नो वन एक्टर, यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेडनेस है। ये ब्यूरोक्रेसी जो होगी, इनके साथ कनेक्टेड एलिमेंट्स होंगे जो अकेडमिया में होंगे, वो अकेडमिया वाले जो राइटर्स होंगे वो उनके साथ कनेक्टेड होंगे, जो लोग मीडिया में होंगे, मीडिया वालों के साथ कुछ लोग होंगे जो बॉलीवुड में होंगे, लेट्स से अगर इंडिया की बात करें, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने।
इस प्रकार का ये जो इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम पर से इज अ प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री टुडे, क्योंकि इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज ये कभी नहीं होने देंगे। इसी रीजन से आप देखो कि सम टाइम्स डिसीजंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक 2014 में जब नई सरकार आई तो उस समय लोगों ने बोला कि कश्मीर में जो चेंज करने हैं वो फटाफट करो। एकदम से नहीं होगा बस, बिकॉज यू हैव टू डिसमेंटल दैट डीप स्टेट दैट हैज बीन होल्डिंग ऑन टू कश्मीर। एंड आर्मी कितने सालों से कह रही है कि कश्मीर नीड्स अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। वो 370 को हटाने से आएगी, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नहीं चाहते थे। आज भी आप देखो कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ 370 ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका पूरा ज़मीर उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझनी है कि दिस इज नॉट हाउ द कंट्री फंक्शन। यू नो, प्रॉब्लम इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज कि हम लोग ये पैरोकियल इंटरेस्ट से कभी उठ ही नहीं पाए। हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते रह गए, हम नेशन के इंटरेस्ट की तरफ कभी बढ़ नहीं पाए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम हमेशा से ये इशू में फंसे रहे हैं। श्योर। एक ना पैटर्न दिखाई देता है। 20 मार्च 2003 यूएस इन्वेडेड इराक। यूएस क्लेम करता है कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब वहाँ पर देखा तो बाद में कहते कुछ मिला ही नहीं, और जो इराक का तेल था वो अमेरिका के पास आ गया। और उसके बाद एक टेरर ग्रुप वहाँ से आता है, अलकायदा, आइसिस, कहते हैं कि शुरुआत वहाँ से सीड जाना शुरू हो जाते हैं। 2011 में लिबिया में भी ये देखा गया कि गद्दाफी को बाहर कर दिया, पीछे से अमेरिका ने रेबल के जो वहाँ पे भी ग्रुप से उनको अच्छे से फंड किया। क्या ये सेम चीज़ ईरान में की जा रही थी? नहीं, ईरान में इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि देखो ईरान का केस बिल्कुल अलग है। ईरान के साथ प्रॉब्लम ये है कि ईरान हैज़ ऑलवेज बीन ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर ओन न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज उनको ये लगता है कि दैट्स द ओनली वे बाई विच वी कैन इंश्योर आवर सिक्योरिटी। और वो इसलिए है क्योंकि जब से ईरान में रेजिम चेंज हुआ है 79 में, तब से अमेरिका ने हर एक कोशिश की है कि वहाँ के रेजिम को डिस्टर्ब किया जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, कि ईरान टुडे होल्ड्स दी सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ईरान के पास वो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं जो फ्यूचर फ्यूल है। आज ऑयल की कोई डिमांड नहीं है। ऑयल डिमांड इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयल को यूज नहीं कर रहे लोग, ऑयल कोई भी फ्यूचर फ्यूल के तरीके से उसको डिमांड नहीं कर रहा है। आज सऊदी अरेबिया जैसा देश खड़े होकर कह रहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूएई कह रहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ऑयल इज नॉट द फ्यूचर इज नेचुरल गैस विच दे डोंट हैव, एंड ईरान हैज द नेचुरल गैस। एंड फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में? रशिया। एंड रशिया किसका दोस्त है? ईरान का। तो प्रॉब्लम किसको होगी? यूएस को, क्योंकि उसको चाहिए फ्यूचर फ्यूल का कंट्रोल। अच्छा, दो चीजें हैं आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड डिफाइन करेंगी आगे जाके। एक है रेयर अर्थ मेटल टेक्नोलॉजी, उसका कंप्लीट कंट्रोल चाइना के पास है। दूसरा है अपना जो कि नेचुरल गैस है, जिसका कंट्रोल रशिया, चाइना और ईरान के पास है। तो इट इज अ परमानेंट प्रॉब्लम जो आने वाले समय में ये ग्लोबल वॉर्स को डिफाइन करने जा रहा है। सो इट्स नॉट कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन किसके पास है या नहीं है। लेट्स गो बैक डाउन टू द बेसिक्स। द बेसिक इज इट्स द गेम ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल गैस, कि किसके पास नेचुरल गैस का कंट्रोल होगा फ्यूचर फ्यूल के लिए, क्योंकि वो कंट्री जो है आगे जाकर वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने जा रही है। तो यहाँ पर सारा रूट कॉज ये छोटे मोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स चलते रहेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन था, हाँ ठीक है हमने जो है बम फोड़ दिया। मतलब आप सोचो कि अमेरिका को आज की डेट में कितना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है उस घटिया देश के लिए, कि इट हैज़ टू स्टैंड अप टुडे एंड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू से कि हमने आपके न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिया है और न्यूक्लियर आर्सेनल को हमने फोड़ दिया। यार अगर आपने किया भी होता ना तो आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी। जिसका न्यूक्लियर आर्सेनल फूटा है वो कंट्री खुद ही आके बोलती कि हाँ मेरा फूट गया, खत्म हो गया। ईरान कह रही है वहाँ पे खड़े होकर कि हमने सारा न्यूक्लियर आर्सेनल पहले ही शिफ्ट कर लिया था, सारा न्यूक्लियर मटीरियल निकाल लिया था। आप जाके वहाँ पर खाली शटरों के ऊपर बम गिराए, क्या अचीव किया आपने? तो यहाँ पे चीज़ समझने की है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी इशू विद अमेरिका टुडे, एंड अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रम्प टिल द टाइम ही कंटिन्यूज इन अमेरिका, अमेरिकाज क्रेडिबिलिटी विल गो डाउन फर्दर। सो उसका कोई फ्यूचर है भी नहीं वैसे भी। तो ये चीज़ तो फैक्ट है। बट ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में चिल्ला के बोला था कि भैया मैं रशिया यूक्रेन ख़त्म करा दूंगा, मैं पीस लेकर आऊँगा, अमेरिकन सोल्जर्स दूसरी सॉइल में जाकर लड़ रहे हैं वो सब वापस करूँगा। सो अब ये जो भी बातें थी उसको वो बिल्कुल उसके एब्सोल्यूट ऑपोजिट में काम देखो, क्यों कर रहा है? ट्रम्प एक कोई मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, ठीक है। ही इज अ पर्सन विद अ नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और आज की डेट में कोई भी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी सिर्फ ईगो मसाजिंग करनी होती है। और नेतन्याहू जैसा आदमी जो है इजराइल का, उसको ये बात पता है, ठीक है। दे नो वेरी क्लियरली ऑन हाउ टू मसाज द ईगो ऑफ दिस मैन। वो ईगो मसाज कर करके उसने उसको डेलिबरेटली इन्वॉल्व कर लिया इस वॉर में। आज की डेट में आप आने वाले 2 महीने में देखना कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन आएंगे, उसको इम्पीच करने की कोशिश की जाएगी। वो इम्पीच होता है नहीं होता इज अ डिफरेंट मैटर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अ सिटिंग प्रेसिडेंट
उसके ऊपर अगर इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है तो आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, अमेरिका की पब्लिक में उसको लेके इस समय क्या हालात है। तो ये जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लीडर्स होते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट्स, इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। इनकी ईगो मसाज जब तक हो रही है तब तक ये ठीक है। जिस दिन इनकी ईगो के खिलाफ कुछ होगा, आप देखोगे कि इनका रवैया और इनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। सो इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि ये एट द एंड ऑफ द डे इजराइल ने अच्छे से ईगो मसाज करी और खींच लिया उसको, जिसके बाद से वो खींच लिया। उठ मतलब गया। इवन अमेरिकन सिस्टम टुडे वाज नॉट इंटरेस्टेड वेरी मच, जो ट्रम्प के साथ है, टू गेट इन्वॉल्व इन अ वॉर इन ईरान, बट डिलिबरेटली उसको लाना, बिकॉज ही नेतन्याहू टुडे नोज वन थिंग कि ही हैज नो फ्यूचर इन इजराइल आफ्टर दिस। द डे ही relinquishes पावर इन इजराइल, ही इज गोइंग टू गो इनटू द जेल। उसकी ये कंडीशन है नेतन्याहू की। नेतन्याहू को पता है ये बात। उसके ऊपर वॉर क्रिमिनल्स के केस चल रहे हैं यार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मतलब आपको लगता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी है? यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल गैंग इज टुडे रनिंग इजराइल, और व्हाट इज काइंड ऑफ अ क्रिमिनल गैंग रनिंग टुडे अमेरिका। सो ये चीजें इवेंचुअली आप देखना किस तरीके से मटीरियलाइज करती हैं आगे जाकर। दे आर नॉट गोइंग टू लीड टू अ वेरी पॉजिटिव आउटकम इन एनी सिनेरियो। यू सेड कि क्योंकि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट करके ये बात कही। ही ऑल्सो सेड कि ये बॉम्ब कहीं पे फटा वटा है नहीं, होता तो वहाँ पर गैस लीक होती, सीधी सी बात है। और वहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनली उनको जो मॉनिटर करते हैं उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ। एक ये क्लेम किया जा रहा था कि ईरान ने अपने ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान में लगाई हुई थी। नहीं, पाकिस्तान के अंदर इनका कुछ भी नहीं था। इनके पास अपने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो 15-15, 20-20 किलोमीटर डीप फैसिलिटीज़ हैं रशिया के द्वारा बनाए हुए। इन्होंने सब कुछ वहाँ पे सेफगार्ड करा हुआ है। इनके पास, इनको पाकिस्तान जैसे देश में ले जाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दे हैव देयर ओन फैसिलिटीज। हुआ क्या फिर? हुआ कुछ नहीं है वहाँ पे। यू हैव जस्ट गॉन देयर, ड्रॉप्ड सम बॉम्ब समवेयर इन द डेजर्ट, यू हैव जस्ट ट्राइड टू डिसमेंटल सम काइंड ऑफ कोई। इस टॉपिक में भी मेरी 2-3 वीडियो और आने वाली है। वीडियो और देखने के लिए पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।